वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज कंडीशनल सेंटेंस। तो ये बेटा एक टॉपिक आपका कंडीशनल सेंटेंस का बचा हुआ था। हम लोगों ने अब तक टेंस देखा, क्वेश्चन टैग देखा, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा, ठीक है, नरेशन के क्वेश्चन देखे, वॉइस का क्वेश्चन देखा। नाउ टुडे आई विल डिस्कस बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। देखिए क्या है, अगर हम लोग कंडीशनल सेंटेंस की बात करें तो क्या होता है इसमें। आपका ये जो सेंटेंस है दैट इज कॉल्ड कंडीशनल सेंटेंसेस, ठीक है, कंडीशनल सेंटेंसेस। अब ये जो कंडीशनल सेंटेंस है इसमें बेटा दो चीजें आपको ध्यान देनी है। पहली चीज क्या ध्यान देनी है, ध्यान समझिए। पहला चीज आपको ध्यान देना है सेंटेंस स्ट्रक्चर। पहली चीज आपको ध्यान देना है किसको, सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है, स्ट्रक्चर को। दूसरी चीज आप देखिए, आपको ध्यान देना है कंडीशनल कंडीशनल कंजंक्शन को, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली दो प्रकार का क्वेश्चन बनता है। पहली चीज क्या ध्यान ध्यान देना हम लोगों का, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, और दूसरी चीज बेटा हम लोगों को ध्यान देना है कि कंडीशनल कंजंक्शन कैसा होगा, ठीक है। दो चीजों पे हम लोगों को वॉच करना है। तो एग्जाम में क्या करता है, इन्हीं दो चीजों को आधार बना के क्वेश्चन पुट अप करता है। एक या तो स्ट्रक्चर की प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा, ठीक है, या तो दूसरा क्रिएट करेगा कंजंक्शन की प्रॉब्लम। तो दो चीजें इसमें ध्यान देना, ठीक। थोड़ा सा कंजंक्शन, कंडीशनल कंजंक्शन पे अगर हम काम करें तो ये होता है, क्या क्या होता है ये आप समझ लो। सबसे ज्यादा पॉपुलर है जो आप जानते हैं वो होता है इफ, फिर आपका होता है इन केस, ठीक, फिर आपका यहाँ पर होता है अनलेस। अनलेस को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अनलेस का मतलब होता है इफ नॉट, इसका मतलब ये इफ भी है और नॉट भी है, ये ध्यान दीजिएगा इस कंडीशन। अनलेस को बेटा ध्यान दीजिएगा, अनलेस में दो चीजें हैं, आपका इफ है और नॉट उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। इन केस हो गया प्रोवाइडेड दैट, प्रोवाइडेड प्रोवाइडेड दैट, और ये पूछ लेता है सपोज, ये भी कंजंक्शन का ही काम करता है। सपोज एक वर्ब भी है और सपोज एक कंजंक्शन भी है, इसको आप ध्यान दीजिए, ठीक। अब थोड़ा सा यहाँ पर दो तीन वर्ड को हम कहेंगे आपको अंडरलाइन करके, उसको ध्यान दीजिए। कौन कौन सा वर्ड से, एक बेटा आपका है अनलेस और दूसरा आपका है सपोज, ठीक है। तो अनलेस में हमको क्या देखना है, अनलेस में हमको देखना है, अनलेस का मतलब हमारा क्या होता है इफ नॉट, ये देखना है। और सपोज जो है, सपोज ये बेटा हमारा क्या क्या है, ये वर्ब का भी काम करता है और ये कंजंक्शन का भी काम करता है, ठीक है। वर्ब का काम कब करेगा, ध्यान देखिए आप, देखिए आगे चलते हैं। सपोज, सपोज को अगर हम देखें यहाँ पर, ये मीनिंग इसका जान लेंगे। सपोज वर्ब, वर्ब के रूप में हम सपोज को देख रहे हैं, ठीक है। ये मतलब अगर हम लोग वर्ड को समझ लेंगे तो आगे स्ट्रक्चर समझने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। जैसे I suppose that, I suppose that he will pass। यहाँ पर एक स्थिति बनेगी I suppose that, ठीक है। I यहाँ पर
सब्जेक्ट हो गया, ये आपका प्रेडिकेट हो गया, ये कंजंक्शन, ये सब्जेक्ट और ये प्रेडिकेट, यहाँ पर ये कंजंक्शन का काम है। अब थोड़ा सा और ध्यान से समझें कि ये वर्ब कब हो सकता है, कंजंक्शन कब हो सकता है। अब जब ये कंजंक्शन होगा तो ये दो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को बेटा आपस में क्या करेगा, जोड़ेगा। दिक्कत क्या होती है हम लोगों की कि हम लोग हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं और आप देखिए अभी कितनी बड़ी गलती आप करोगे, बड़े बड़े लोग गलती कर देते हैं इससे, ठीक है ना। देखिए यहाँ पर आई सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के साथ ये सपोज क्या है, आई सपोज दैट ही विल पास, ये सपोज यहाँ पर वर्ब का काम करे, ठीक है। दूसरा देखिए सपोज, ये फिर क्या करे, सपोज ही डज नॉट पास what will he do। ये कर मान लो अगर वो पास नहीं तो ये तो सपोज क्या काम कर रहा है, देखिए ये सपोज यहाँ पर दो सब्जेक्ट प्रेडिकेट को जोड़ रहा है, ठीक है। तो ये सपोज बेटा यहाँ पर काम करना शुरू कर दिया हमारा किसका, कंजंक्शन। एक दूसरा एग्जांपल और सिंपल देख ले, आई विल गो, सपोज ही कॉल्स मी, ये देखिए यहाँ पर आप ध्यान देखिए आपने किया क्या, यहाँ पर आपने किया क्या, ध्यान देखिए ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट यहाँ पर लगा दिया है, आई विल गो। ही कॉल्स मी, यहाँ पर भी आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट लगा दिया है, तो ये किसी सब्जेक्ट का वर्ब नहीं। देखिए क्वेश्चन को, आई विल गो सपोज ही कॉल्स मी, अब ही कॉल्स मी ये सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हो गया, यहाँ पर भी आपका सब्जेक्ट प्रेडिकेट, यहाँ पर भी सब्जेक्ट प्रेडिकेट, तो ये बेटा हमारा काम करना शुरू करेगा किसका, कंजंक्शन का। तो इस बात को आप ध्यान दीजिए कि वर्ड किस तरह से वाक्य में प्रयोग किए जाते हैं, उसी के आधार पर उसका पार्ट ऑफ स्पीच हम डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि सपोज का मतलब इफ होता है, इसका अगर हिंदी आप करें मान लो यदि, ठीक है। अच्छा इसके साथ कभी कभी क्या करते हैं आप, सपोज इफ लगा देते हैं, तो ये नहीं लग सकता है क्योंकि दोनों कंजंक्शन है। सपोज का मतलब ही इफ उसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। तो ये दो कंजंक्शन आप देखिएगा कि ये आपका एक कंजंक्शन आपका अनलेस वाला हो गया, एक ही हो गया। अब थोड़ा सा इसके स्ट्रक्चर पे आप ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडीशनल sentences, कंडीशनल सेंटेंस, स्ट्रक्चर्स ऑफ कंडीशनल सेंटेंसेस, ये आपका होगा। अब इसमें आपके कई स्ट्रक्चर्स मिलते हैं, उसमें आपके इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स क्या होते हैं। इसमें दो पार्ट हो गए, एक आपका होता है कंडीशन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कंडीशन, और यहाँ पर आपका आ जाएगा क्या, रिजल्ट, ठीक है। ये आपका कंडीशन होगा और एक तरफ आपका रिजल्ट होगा। तो कंडीशन में क्या होगा, कंडीशन में ध्यान दीजिएगा प्रेजेंट सिंपल या सिंपल प्रेजेंट आप बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर रिजल्ट में आपका होना चाहिए फ्यूचर सिंपल, ये होना चाहिए फ्यूचर सिंपल होना चाहिए, और
सब्जेक्ट प्लस कैन, शुड, में प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसमें से कुछ भी हो सकता है, ये कॉम्बिनेशन बनेगा। नंबर 2, पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल का मतलब वर्ब का बेटा आपका सेकेंड फॉर्म, ठीक। तो ये क्या बनेगा आपका, सब्जेक्ट प्लस वुड, या कुड भी आप लगा सकते हैं, कुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये पास्ट सिंपल हो गया। नंबर 3 में आपका क्या होगा, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट, ये आपका हो जाएगा पास्ट परफेक्ट। ये क्या स्थिति बनेगी, ये सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। ये एक सामान्य स्थिति है, आपके एग्जाम में ये थर्ड वाला बहुत ज्यादा पूछता है। थर्ड वाले को आप ध्यान दीजिए, पास्ट परफेक्ट इधर हो गए सेंटेंस पे, ये यहाँ है, ठीक है। यहाँ की स्थिति थोड़ा सा आपको बदलना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट वुड, ये पास्ट परफेक्ट वाला इधर कर लीजिएगा, या कुड, या मस्ट, या ought to, might प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। वो जो पास्ट परफेक्ट इधर लिखे तो इधर कर लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा। जैसे इसमें आपका क्या होगा, वर्ब का सेकेंड फॉर्म, इसमें क्या होगा, हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसमें क्या होगा, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा। तो ये जो आपसे करें, तो ये वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट, थर्ड वाला पार्ट बेटा बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये तो आपके 3 स्ट्रक्चर्स आपके हो गए, ठीक है। इसको आप पहले उतार ले, लिख ले, उसके बाद हम दूसरे कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए अब दूसरे कॉन्सेप्ट पे। यहाँ आप लिखिए नंबर 4 पे, आप यहाँ लिख सकते हैं इमेजिनेशन। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये आपकी सिचुएशन बनी। तो ये कुल मिला के 4 स्ट्रक्चर्स आपके यूज होते हैं। एग्जाम में क्या करता है, इन्हीं के कॉम्बिनेशन को मिला करके आपसे प्रश्न पूछता है, ठीक। रूल क्या है, अगली बात आपको क्या ध्यान देनी है, नोट पे आप लिखेंगे, नोट पे पहला नोट आप बनाएंगे, after unless we do not use negative words, ठीक है। ये कहा कि आफ्टर अनलेस के बाद जो है, ठीक बाद जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आएगा उसमें हम नेगेटिव वर्ड्स नहीं यूज करते हैं, एक बात। दूसरी बात बेटा ये ध्यान देनी है, आफ्टर कंडीशनल कंजंक्शन
after conditional conjunction, after conditional conjunction, we do not use shall or will, shall और will। ठीक है, ये दूसरी बात आपको ध्यान देनी है कि हम कंडीशनल कंजंक्शन के बाद शैल और विल का प्रयोग नहीं करते। ठीक है, और यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि अनलेस के बाद हम डू नॉट का निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करते, बेटा ये ध्यान देना है आपको। ठीक, और तीसरी एक बात लिख ले फिर आगे चले। मोर देन वन conditional conjunction conjunctions can't be used together, can't be used together। ये क्या मतलब हुआ? कह रहा है कि एक से अधिक कंजंक्शन का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते। तो क्या क्या बातें ध्यान देनी बेटा? इसके बाद हम निगेटिव वर्ड्स का प्रयोग नहीं करेंगे, ये निगेटिव वर्ड्स ये नहीं प्रयोग होगा। किसके बाद? अनलेस के बाद, अनलेस के बाद हम इसका प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक, कंडीशनल कंजंक्शन के बाद डू नॉट यूज शैल और विल। अगर तुम्हारा जहां पर कंडीशनल कंजंक्शन दिया है उसके ठीक बाद हम शैल और विल का प्रयोग नहीं करेंगे, ये बात हमको ध्यान देनी है। तीसरी बात बेटा ये ध्यान देना है, मोर देन वन कंडीशनल कंजंक्शन कांट बी यूज्ड टुगेदर। यूज्ड टुगेदर ये कहा है, ये मतलब क्या है? एक से अधिक कंडीशनल कंजंक्शन का प्रयोग हम एक साथ नहीं कर सकते। अब पहले से देख लीजिए क्या क्या हम लोग पढ़े हैं। देखिए ये यहाँ पर जो है, यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया कंडीशनल सेंटेंसेस में हमको क्या देखना है कि सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंडीशनल कंजंक्शन। आपको बताया कि दो चीजें बड़ी खतरनाक है, अनलेस और दूसरा सपोज। सपोज जो है वो वर्ब की तरह भी प्रयोग होता है और ना और कंजंक्शन की तरह भी प्रयोग होता है। देखिए जैसे आप जूनियर क्लास में तो बातें बड़ी छोटी होती हैं, लेकिन जब आप हायर लेवल पे जाते हो बेटा तो वहाँ पर फंक्शन ऑफ द वर्ड डिसाइड करता है कि कैसे आप उसको यूज करें, थोड़ा लेवल उसका बढ़ा देता है। ठीक है, तो सपोज को मैंने कहा कि ये वर्ब भी हो सकता है बेटा और ये आपका कंजंक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी कंजंक्शन कौन से अनलेस से प्रोवाइडेड दैट इज सपोज। ये आगे जब हम चले तो हमने क्या देखा, सपोज को हमने डिसाइड किया क्या कंजंक्शन है। ठीक है, अब आइए थोड़ा सा क्वेश्चन को हम लोग आगे चल करके देखें। देखिए क्या है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन लिखते हैं, आप सॉल्व कीजिए। I will not go unless अब यहीं पर हमने दो ऑप्शन बना दिया, unless he calls me, एक ये बना दिया। दूसरा हमने बना unless he does not call me। ये दो ऑप्शन हो गए आपके। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ इसकी कहानी क्या है, थोड़ा समझिए कहानी में इसकी क्या बैक ट्विस्ट है। देखिए मैंने आपसे ये कहा था बेटा अनलेस के पहले वाले को हम नहीं देखेंगे। आप कहोगे सर अनलेस, आपने तो कहा था अनलेस के साथ निगेटिव का यूज कर नहीं होता। मैंने ये नहीं कहा बेटा, मैंने कहा क्या, ध्यान समझिए फिर उसको क्लियर कर लो आप।
मैंने ये कहा कि अनलेस जहां पर प्रयोग हुआ है उसके ठीक बाद जो सब्जेक्ट प्रेडिकेट आएगा वो अफर्मेटिव होना चाहिए और उसमें नेगेटिव वर्ड नहीं यूज होगा। देखिए, अनलेस के ठीक पहले तो आपका आई सब्जेक्ट है, विल नॉट ये नेगेटिव है, कि इसमें कोई दिक्कत, ये तो सही है ही। मेरा कहना है कि अनलेस के ठीक बाद वाला नेगेटिव नहीं होगा तो आप बुकिश लैंग्वेज में मत जाइएगा कि अनलेस के साथ नेगेटिव नहीं होता। नेगेटिव हो सकता है, लेकिन कौन वाला नेगेटिव नहीं होगा? जो अनलेस के ठीक बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट आएगा। तो अनलेस के ठीक बाद सब्जेक्ट प्रेडिकेट बेटा ये आया हुआ है, ये सब्जेक्ट प्रेडिकेट है, इसी को आप चुनना है, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है वो भी आपको बता चुके हैं। अनलेस में दो चीजें छिपी हैं, क्या? इफ और नॉट। मतलब क्या है? अनलेस बेटा दो शब्द आपके छिपे हुए हैं, इफ और नॉट। ठीक है, अगर आप चाहें तो इस सेंटेंस को ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं। ये सेंटेंस ऐसे भी लिखा जा सकता है, आई विल नॉट गो इफ ही डज नॉट कॉल मी। ऐसे भी लिखा जा सकता है। मतलब यहाँ पर तब इफ कंजंक्शन लगाएंगे तो आपको नॉट लगाना पड़ेगा, या इसके स्थान पर आप चाहो तो आप ऐसे कर लो, अनलेस, अनलेस इफ नॉट हो गया, अनलेस ही कॉल्स मी, ही कॉल्स मी। ये आपका क्या हो गया? नेगेटिव और कंजंक्शन और नॉट दोनों इंक्लूड हो गया। तो ये आपने कॉन्सेप्ट सीखा है। आगे देखिए, दूसरा क्वेश्चन देखिए। आप जैसे हम कह रहे हैं, suppose if you fail, what will you do? ये बात का है। अब देखिए यहाँ पर ये तो क्वेश्चन बनाने के लिए था, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये हो गया, एक सब्जेक्ट प्रेडिकेट आपका यू। अब आपसे कहे कि दो कंजंक्शन एक साथ प्रयोग नहीं होगा, तो यहाँ पर सपोज का प्रयोग नहीं होगा और यहाँ बेटा प्रयोग नहीं होगा किसका? इफ का। अब अगर आप चाहो तो इस सेंटेंस को आप सही कैसे कर सकते हो? इस तरह से, सपोज उसके बाद ये पूरा सेंटेंस आप लिख लीजिए, ठीक है? या आप ऐसे कर लीजिए, इफ उसके बाद ये पूरा यू, ये पूरा ये सेंटेंस आप पूरा लिख लीजिए। लेकिन एक काम आप नहीं कर सकते हैं कि सपोज के साथ या इफ के साथ सपोज का प्रयोग करें या सपोज के साथ इफ का प्रयोग करें, ये आप नहीं कर सकते। जैसे हिंदी में तो सही लगता है, मान लो यदि वह नहीं आता है तो तुम क्या करोगे, तो मान लो के लिए आपने सपोज लगा दिया, यदि के लिए आप इफ लगा दिया। तो जो हिंदी बेल्ट का हमारा विद्यार्थी वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि वो हिंदी से उसको देख रहा है, जबकि सपोज में इफ का मीनिंग भी इंक्लूडेड है। तो बेटा कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जहाँ हिंदी आप करोगे तो आप टोटल गलत कर जाओ। ठीक, चलिए, तो एक बात ये हुई। अब थोड़ा सा स्ट्रक्चर पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्या बोला था आपसे कि फ्यूचर का प्रयोग नहीं होता। ठीक, देखिए जैसे क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन यहाँ लिख रहे हैं आपके लिए, इफ ऑल ऑफ यू will follow, यहाँ पर हमने ए बना दिया, my instructions sincerely
सिंसियरली, ऑप्शन बी बना दिया। you will get success, you will get success। ऑप्शन यहाँ पर सी हो गया। फिर यहाँ पर आप क्या बना लोगे, नो, और यहाँ पर क्या होता है, एरर। ठीक, अब थोड़ा सा देख करके बताइए कहाँ पर गड़बड़ी है। देखिए हिंदी में क्या कहते हैं, यदि तुम बुलाओगे तो मैं आऊंगा, ये नहीं कहोगे ना यदि तुम बुलाते हो तो मैं आऊंगा, क्योंकि आपने याद कर लिया है कि गा गेगी आए तो भैया गा गेगी आए तो सहल और बिल तो लगा देंगे ना, लगाइए। अब कहो अच्छा एक बात, इसको थोड़ा हिंदी में ट्रांसलेट कीजिए तो आप लोग। अब जानते हो बेटा एक बड़ी मजेदार बात बताए, हिंदी का ट्रांसलेशन सही है जबकि इंग्लिश का ग्रामर गलत है, ग्रामर के हिसाब से एकदम गलत। देखो ट्रांसलेशन से, यदि ऑल ऑफ यू, यदि तुम में से सभी, विल फॉलो करोगे, अनुसरण करोगे क्या, माई इंस्ट्रक्शन सिंसियरली, गंभीरता पूर्वक जागरूकता के साथ, यू विल गेट सक्सेस, तो तुम सफलता पाओगे। हिंदी में तो एकदम सही, हिंदी में गड़बड़ी नहीं है। यही बात मैं आपको समझाऊं, दिस इज व्हाट आई वांट टू कन्वे, आपको यही कन्वे करना चाहता हूं। Sometimes or most of the time there are some puzzling concepts, those are solved on the basis of English grammar, not on the basis of translation। ठीक है, ठीक है। अगर यहाँ पर आप कल ना करें, क्वेश्चन अभी हम लोग कल करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज केवल बेसिक को हम समझा रहे हैं और स्ट्रक्चर। यहाँ पर अगर मान लीजिए ये इफ ना होता तो बिल्कुल सही था, सिचुएशन बदल गई वहां, ठीक है ना। इसका मतलब कि इसके बाद जो है फ्यूचर का प्रयोग हम नहीं करेंगे, तो फ्यूचर के स्थान पे हम किसका प्रयोग करेंगे, सिंपल का, सिंपल प्रेजेंट का। इफ ऑल ऑफ यू, यहाँ पर फिर हमको करना पड़ेगा क्या, फॉलो। लेकिन ध्यान दीजिएगा इसका जो मीनिंग है, वो मीनिंग इसका जो है वो फ्यूचर ही होगा, मीनिंग इसका फ्यूचर ही होगा, लेकिन इसको जब लिखा जाएगा तो वो प्रेजेंट में लिखा जाएगा। तो इस बात को आप समझिएगा, कुछ स्ट्रक्चर होते हैं जो कि आपको परेशान करेंगे। चलिए, इसका मतलब गलती जो है बेटा वो कहाँ आएगी, ए पार्ट में आएगी। अगले क्वेश्चन चलिए। अगला क्वेश्चन ऐसे है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, आप सुनो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफ he had worked hard, he had worked hard, ठीक है, he dash, अब यहाँ पर ये कर दिया डैश, ठीक है। ये एक क्वेश्चन बना, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ठीक है। He will succeed, सिंपल दे रहे, केवल आप स्ट्रक्चर बेसिक है बता रहे। दूसरा आपका यहाँ पर क्या है, would succeed, ठीक है। और तीसरा आपका यहाँ पर हम क्या कर दे रहे हैं, would have succeeded, would have succeeded। और चौथा मान लीजिए हमने कह दिया कुड सक्सीड, ये आपका क्वेश्चन हो। अब आप इसको हिंदी से नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इसका एक कॉम्बिनेशन बनता है। जैसे आप समझो कि मैथमेटिक्स में 2 × 2 4 होता है, उसी तरह सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है। अब उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर को सेंस के आधार पे हमको बनाना पड़ता है या सेंस के आधार पे हमको सेंटेंस स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। इसकी हिंदी करोगे तो गड़बड़ाएगा। देखो इसकी हिंदी क्या है समझते हो, पहले इसको देखो स्ट्रक्चर क्या था। देखो देखिए यहाँ नहीं, यहाँ
नहीं यहाँ नहीं, ये है, देखिए ये देखिए ये स्ट्रक्चर है, यही स्ट्रक्चर आपको बताया था, ठीक है ना। जैसे बेटा आपको कई बार हम बता चुके हैं, शायद आपको ध्यान होगा कि दो बातें होती लैंग्वेज में, एक स्ट्रक्चरल एरर होता है, ठीक है, अब दूसरा एरर होता है आपका सिचुएशनल। दूसरा आपका क्या होता है बेटा, सिचुएशनल। ये 90% पूछता है और यहीं पर बच्चे फेल होते हैं, ये आपका 10% पूछता है। तो लैंग्वेज में सिचुएशनल चीजें ज्यादा पूछता है, हालांकि ये 10% में आएगा, इसमें आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं ना, उसका मीनिंग निकालिएगा। मीनिंग अभी निकलवाएंगे तो आपसे गलती होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। ध्यान रखिए क्या था, कंडीशन में प्रेजेंट सिंपल होगा तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल होगा, या कंडीशन ये कंजंक्शन मॉडल वर्ब यूज होगा। अगर कंडीशन में वर्ब का सेकंड फॉर्म होगा तो यहाँ पर वुड होगा या कुड होगा प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर पास्ट परफेक्ट हुआ, पास्ट परफेक्ट मतलब है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसको ध्यान रखिए। और आपसे कहे थे थर्ड बहुत पूछता है, तो पास्ट परफेक्ट हुआ है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम क्या है कि वुड या कुड या मस्ट प्लस है प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक। अब आइए इसी को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़े जहाँ हम लोग कर रहे हैं, ठीक। तो क्या किए थे हम लोग, ये बताया था आपको, ठीक। चलिए, तो ये इस हिसाब से आपको ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। तो दूसरा क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पर क्या है, ये ठीक है, इफ आई हैड मनी, आई हैड मनी, आई टू यू, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब ऑप्शन आपके लिए क्या बना देते हैं, ए, ऑप्शन बी बना दिए, ऑप्शन सी बना दिए और ऑप्शन डी बना दिए, ठीक। वुड गिव, ठीक है, वुड हैव गिवन, ठीक है। फिर यहां बना दिए विल गिव, ठीक है। फिर यहां बना दिए कुड गिव, ठीक है। ये आपके चार ऑप्शन हुए, ठीक है। ये चार ऑप्शन हम लोग बना दिए और इस चार ऑप्शन में हम लोगों ने क्या किया, क्वेश्चन आपको सॉल्व करना क्या है। देखिए यहाँ पर आपका क्या करना है, हैड प्लस वर्ब का ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ठीक है। अब आपको ध्यान देना है कि वर्ब के सेकेंड फॉर्म के स्थान पर क्या करें, बनाइए। हम 2 मिनट आपको देख रहे, बेटा आप लोग कमेंट कुछ नहीं करते ना, तो आप लोग लाइव आते हो, कोई बातें नहीं होती आप लोगों की, थोड़ा सा इससे कष्ट होता है कि कम से कम लाइव आया करो, कुछ पूछा करो, आप हमको भी मौका मिले कि आपको हम खुल करके बताए, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन बड़ा दमदार था, क्या था क्वेश्चन, क्या था, बनाइए। तो ये है क्वेश्चन, मजेदार क्वेश्चन है भाई, आपका कमेंट आया तो फिर मजा आ जाएगा। देखिए क्या बच्चे क्या लिखते हैं, कितना गजब का है भैया। ये वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, ये पास्ट सिंपल होगा, ठीक है। तो इसका मतलब वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टिक कर डालो भाई,
क्या दिक्कत है? अगर हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होता तब आपकी स्थिति बदल जाती, वुड हैव प्लस हो जाता बेटा है। आगे क्वेश्चन पे चले हम लोग, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर देखिए, इफ आई डैश कर दिया अ बर्ड, ठीक है, फिर आई वुड फ्लाई, एक ऑप्शन बना ली। अब यहीं पर आपके लिए 4 ऑप्शन फिर बना दी, ए बी सी, और यहाँ बेटा आपका डी बना दी। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर हमने एम लगा दिया, वाज लगा दिया, ठीक है, और इसके बाद विल भी लगा दिया, विल भी लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पर हमने लगा दिया वर्ब का प्रयोग लगा दिया, ठीक है। तो ये डिपेंड ये करता है कि दो चीजों को ध्यान दें। पहली चीज क्या करनी है, पहली चीज का ये करनी है कि क्वेश्चन का टाइप पकड़ लेना। अब टाइप कैसे पकड़ोगे, ध्यान समझो, आप कैसे पकड़ोगे टाइप। देखो जैसे यहां पर क्या है कि आई जो सब्जेक्ट है ये इमेजिनेशन हो रहा है। इस सेंटेंस को अगर हम गौर से देखें तो इस सेंटेंस में हम गौर से देखने पे पा रहे हैं कि इमेजिनेशन, एक कोरी कल्पना की बात हो रही है। और इमेजिनेशन आपको मैं बता चुका हूँ, इमेजिनेशन में क्या लगता है। इमेजिनेशन के साथ बेटा सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, हमेशा हम वर्ब का ही प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर होगा इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं एक चिड़िया होता। अब आप लोग कहोगे सर वहां पर कुछ और सब्जेक्ट आ जाए तो तब भी वर ही होगा, ठीक है। मतलब आप ऐसे समझो, इमेजिनेशन में सब्जेक्ट कुछ भी हो, वर्ब में चेंज नहीं किया जा सकता। सब्जेक्ट कुछ भी हो, आई हो, दे हो, सी हो, सी हो, कुछ भी हो, चाहे मतलब कोई सब्जेक्ट से मतलब नहीं वहां पर। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इमेजिनेशन वी यूज ओनली वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट, दैट्स ऑल, ठीक। तो एक बात ये है। और इसके आगे थोड़ा सा एक चीज हम आपको समझाएं, उसको आप ध्यान दीजिएगा। इमेजिनेशन में कैसे हम क्वेश्चन को और लिख सकते हैं या कैसे और क्वेश्चन को पूछा जा सकता है, ठीक है। कैसे क्वेश्चन को और पूछा जा सकता है, देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या हो सकता है। इसके दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं, इसके दो स्ट्रक्चर्स हो सकते हैं। नंबर 1 इफ लग सकता है, सब्जेक्ट हो सकता है, वन हो सकता है, फिर अदर वर्ड हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट प्लस वुड, ठीक है, प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा आपका भी स्ट्रक्चर में क्या होगा, वर्ब पहले हो जाएगा, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस अदर वर्ड होगा, ठीक है, फिर सब्जेक्ट, और फिर यहाँ पर क्या वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक। ये कहानी। तो इसमें से एग्जामिनर कोई भी स्ट्रक्चर यूज कर सकता है, एनी स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड, एनी स्ट्रक्चर कैन बी यूज्ड, ठीक है। तो इमेजिनेशन वाले पे ध्यान दीजिएगा, दो तरह से हम लोग क्वेश्चन बना सकते हैं। और यहां पर कैसे बनेगा इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये वर्ब को पहले करेंगे तो फिर सब्जेक्ट होगा, इफ का प्रयोग नहीं होगा। देखिए जैसे यहाँ पर बनाया एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स में यहाँ पर आप देखिए, देखिए जैसे हम कहें, जैसे अभी हमने आपको कहा था इफ आई
were a bird, if I were a bird, I would fly. I would fly. ये होगा, ठीक है। वही स्ट्रक्चर पहला, if सब्जेक्ट और यहाँ पर वर्ब का। दूसरा क्या हो सकता है, were I a bird, I would fly। मतलब क्या हुआ, तो मतलब इस पे ये हुआ कि मीनिंग दोनों का सेम है, मीनिंग में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, इसको ध्यान समझिएगा। लेकिन यहाँ पर जब आपने वर्ड का प्रयोग पहले किया तो फिर सब्जेक्ट के बाद जो अदर वर्ड है वो आ गए। हाँ, तब आप अगर यहाँ पर इफ का प्रयोग करते हैं ना तो ये गलत हो जाएगा फिर यहाँ। इसी को कहते हैं स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। मीनिंग दोनों सही है, दोनों तरह से वाक्य लिखे जा सकते हैं। जैसे मैथ्स या कोई और सब्जेक्ट है उसमें कुछ क्वेश्चन कई तरह से लिखे जा सकते हैं, वैसे इसमें भी हम लोग कर सकते हैं। बट देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स और उसको हम लोग अलग ढंग से लिखते हैं। तो वर्ब वाले में इमेजिनेशन यही आपको देखना है कि अगर यहाँ पर ये निकल करके आए तो ऐसे सेंटेंस हमको बनाने हैं। ठीक है, चलिए कुछ क्वेश्चन हम लोग और देखते हैं, उसके बाद ऑप्शन आप बताइए। ठीक, जैसे तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर है आपका, इफ सी वर आई, ठीक है, सी डैश, ये ऑप्शन बना के। अब यहाँ पर आपके लिए ऑप्शन ए बना दिया, ऑप्शन बी बना दिया बेटा, ऑप्शन सी बना दिया और ऑप्शन डी बना दिया। did not accept this, एक ये हो गया। दूसरा बना दिया will not accept this। तीसरे में बना लिया, मान लीजिए would not accept this। चौथे में बना लिया would not have accepted this। ये आपका ऑप्शन बन गया। ठीक, तो यहीं पर आपको बताना है कि आप कौन सा ऑप्शन करोगे। बनाइए, प्रयास कीजिए ऑप्शन क्या हो सकता है। प्रयास कीजिए। चलो देखते, अब आप बताइए, यहाँ पर इसमें तो गड़बड़ी नहीं, यहाँ तो पूछ नहीं रहा, क्योंकि आपका जो होता है फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होता है, बहुत आसान होता है। आसान क्या, थोड़ा सा हमको क्लू मिल जाता है हम लोगों को कि जहाँ पर ब्लैंक स्थान है उसके पहले या उसके बाद के आधार पर हम लोग लिखते हैं। तो इसके पहले वर्ब किया है तो इसका मतलब वुड प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, तो ये ऑप्शन कट गया, ये ऑप्शन कट गया। यहाँ पर वुड नॉट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया, ये कट गया, तो ऑप्शन क्या होगा, सी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये आज के क्लास के कुछ हम लोगों के क्वेश्चंस थे। कल बेटा हम लोग बहुत आसान है, 2-3 बातों को आपको जो कहे वो ध्यान दीजिएगा, स्ट्रक्चर और कंडीशनल कंजंक्शन, उसका इमेजिनेशन वाला पार्ट। कल इस पे हम लोग बढ़िया से क्वेश्चन करेंगे, कम से कम 25 से 40-50 के बीच में, और कॉम्पिटिटिव क्वेश्चंस होंगे। सो थैंक्स फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे।